हाय एवरीवन अगेन। मेरा नाम वकार शेख है। आप में से कुछ लोगों ने शायद मुझे देखा होगा, कुछ लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, पर दैट्स ऑल राइट। मैं अपने आप को आज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं एक एक्टर मॉडल हूँ जो पिछले 20 साल से ज़्यादा से काम कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन 35 से 40 शोज़ जो हैं वो एज अ लीड किए हैं, और काफ़ी सारे शोज़ में सपोर्टिंग रोल्स या 2 हीरो वाले प्रोजेक्ट कर चुके हूँ। मेरी कुछ फिल्में भी आई हैं, जैसे ताजमहल, सरबजीत। हाल ही में मेरी एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था साइलेंस कैन यू हियर इट, जिसमें मनोज सर, मैं, प्राची देसाई, साहिल वैद, हम लोग मर्डर मिस्ट्री है, जिसका अब हम पार्ट 2 भी शूट करें। बहुत अच्छी फिल्म है। अगर आपने लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ ZEE5 पे जाके उसे देखिए। तो आप सब लोग, जैसा कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ, सब बडिंग एक्टर्स हैं और इस लाइन में आना चाह रहे हैं। वेलकम। बहुत काम है इस लाइन के अंदर, और हर इंसान के लिए काम है। और इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है, बहुत सारा काम हो रहा है, टेलीविज़न पे हो रहा है, OTT प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, थिएटर्स वापस चल गए हैं, पैंडमिक ख़त्म हो गया, तो बहुत सारा काम है। मुझे बोला गया कि एक बेनिफिट क्या है एक्टर्स के, जो एक एंकर, डबिंग आर्टिस्ट या एज अ सिंगर आप कैसे स्विच ऑन स्विच ऑफ कर लेते हैं। देखिए, बेसिकली होता ये है कि एक एक्टर ही होता है। आप उससे लाइनें दे के या तो एक्टिंग करवा लीजिए, या उसका अपना फ्लेयर होता है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्टर को हमेशा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब लोगों की मेरी एक एडवाइस ये है सबसे पहले कि आपके पास जो भी फ्री समय आपको मिलता है उसमें आप पढ़िए। आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, या अगर आप कोई और रीजनल, आप जो डिफरेंट स्टेट के हैं, आपकी मदर टंग में आप पढ़िए। लेकिन आप जितना पढ़ोगे, जितना ज्ञान आप लोग अर्जित करोगे, वो आपको एज एन एक्टर बनने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि आज की तारीख में एक एक्टर को पढ़ा लिखा होना, समझदार होना, अवेयर होना दुनिया में क्या हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब ये अनपढ़ लोगों का काम नहीं रहा। हमें बड़े बड़े कई बार डायलॉग्स दिए जाते हैं, लाइंस दिए जाते हैं, कई बार हम इम्प्रोवाइज़ करते हैं। वो इम्प्रोवाइजेशन तभी हो सकता है जब आपने काफ़ी कुछ पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो। तो हमेशा अपना ज्ञान जितना आप बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाइए, और ज्ञान बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप पढ़िए, अलग अलग लेखों का लिखा हुआ पढ़िए, मर्डर मिस्ट्रीज़ पढ़िए, कॉमेडी पढ़िए, पारिवारिक कहानियाँ पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़िए। ये आपके नॉलेज को बहुत इम्प्रूव करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और आपको एक और अच्छा और बेहतर एक्टर बनने में मदद करेगा। अगर आप एंकरिंग कर रहे हैं तो आपके शब्दकोश में, आपके तर्कश में इतने सारे शब्द होंगे कि आपको कभी भी लफ्ज़ों के लिए, अल्फाजों के लिए यहाँ वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपके पास हमेशा, अगर आप एक वर्ड भूल गए, उसके अलावा आपके पास 4-5 और ऑप्शंस होंगे जो आप उन वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिंगर हैं तो भी आपकी ज़बान साफ़ होना ज़रूरी है। अगर आप हिंदी में गा रहे हैं तो हिंदी गानों के अंदर तो आपको पता ही है कि हिंदी, उर्दू और इस तरह के लैंग्वेजेस का साफ़ बोलना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप ज़रूर करिए, पढ़िए, खूब सारा पढ़िए, ताकि आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में वृद्धि हो, और ये आपको 200% एक अच्छा एक्टर बनने में बहुत हेल्प करेगा। दूसरा एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है कि आप जब ऑडिशंस के लिए जाते हैं तो इसमें स्टैंड आउट कैसे करें, इसको क्रैक कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप किसी ऑडिशन को क्रैक नहीं भी कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे एक्टर हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं होता। आप अच्छे एक्टर तब भी होते हैं, लेकिन शायद उस पर्टिकुलर रोल के लिए जो एक फिजिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट आपसे अच्छा किसी और की थी। परफॉर्मेंस सबके लगभग एक ही होते हैं। और अगर आप लुक टेस्ट में, कई बार मुझे भी, मैं लुक टेस्ट के लिए जाता हूं तो मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आपको तो पता ही है लुक टेस्ट के अंदर कोई होता नहीं है, सामने कैमरा होता है, आपको खड़ा करके बोल देते हैं कि भैया ये लोग हैं। सामने आपकी माँ खड़ी है राइट के अंदर, लेफ्ट में आपके बाप खड़े हैं, और सामने आप लेंस में देख के इसको डांटिए। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस सब चीज़ों को अज्यूम करना यहाँ पे। लेकिन जब आप यही चीज़, इसी सीन को अगर आप फिल्म में या सीरियल में हकीकत में शूट करेंगे तो वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। उस वक्त सामने आपके को एक्टर भी खड़ा होगा, आपको लाइनें दी जाएगी, लाइटें लगी होगी, आप प्रॉपर लोकेशन में होंगे, आपका कॉस्ट्यूम सही होगा, तो वो इजी हो जाता है। लेकिन ऑडिशन में सबसे पहले तो ये है कि जब आप ऑडिशन के लिए जाएं तो ये मान के चलिए कि ये विश्वास के साथ जाइए कि ये जो रोल है ये बस मुझे ही मिलने वाला है, ये इस पे आप ही का नाम लिखा है, मैं 100% इस ऑडिशन में अपना दूंगा या दूंगी।
और वहाँ जाने के बाद अगर आप बहुत सारे वहाँ पे देख रहे हैं, अरे यार यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं यार, इतने सारे लड़के लड़कियाँ आई हैं, अरे यार ये तो मुझसे लंबा भी है, ये तो मुझसे चौड़ा भी है, ये तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, ये लड़की सोची यार ये तो इसकी तो नाक लंबी है, ये तो फेयर है, इसके बाल अच्छे हैं। इससे कुछ नहीं होता है। लोग वहाँ पे आपकी ब्यूटी को देखने के लिए नहीं आए हैं, वहाँ पे उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को देखने आए हैं। तो आप इन चीज़ों से पहले नर्वस मत होइए कि यार इतने सारे लोग हैं। और जब आप ऑडिशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप अपनी स्क्रिप्ट जो आपको डायलॉग्स दिए हैं उसको याद करने से ज़्यादा उसको समझिए कि लेखक कहना क्या चाहता है। आपने अगर एक वर्ड आगे पीछे भी कर दिया कि सपोज एक लाइन है कि हाँ मुझे घर जाना था, उस लाइन को अगर आपने बोल दिया कि हाँ जाना था मुझे घर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको उसका जो भाव है, उसका जो मूड है वो सही होना चाहिए। तो आप डायलॉग्स को समझिए। ऑफ कोर्स उसको पढ़ के आपको मोटा मोटा याद भी करना पड़ता है क्योंकि आपको डिलीवर करना होता है। आप जब कैमरे के सामने खड़े हैं और आप आराम से जाके पहले खड़े रहिए, देखिए कैमरा, आपके लाइट्स कहाँ पर है, आंख बंद करिए, ठंडी सांस लीजिए, अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कीजिए। टेल योर सेल्फ कि दिस इज द बेस्ट यू गोना डू। टेल योर सेल्फ, अपने आप को बोलिए कि ये रोल मुझे ही मिलने वाला है, आंख बंद करके। और फिर आप इशारे से बोलिए जो आपका ऑडिशन ले रहा है कि यस आई एम रेडी, एंड गिव यू 100%। आप इस चीज़ का फिक्र मत कीजिए कि यार ये मैं लाइन नहीं जाएगी आपकी कहीं। अगर आप समझ गए कि आपको बोलना क्या है तो लाइनों की फिक्र मत कीजिए, लाइनें अपने आप आएगी आपके अंदर से। तो बहुत ज़्यादा हम लोग उसको बोलते हैं कि लकीर के फ़कीर मत बनियो कि जो लाइनें दी थी एग्जैक्ट वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझना है कि उस पर्टिकुलर पैराग्राफ, उस पर्टिकुलर लुक टेस्ट का मूल उसका निचोड़ क्या है, उसका इमोशन क्या है। लोग वहाँ पे आपने एक एक वर्ड याद रखा ये सुनने नहीं आए हैं। लोग वहाँ पे ऑडिशन में ये देख रहे हैं कि आप जो ऑडिशन दे रहे हो उसका जो इमोशन वो सही है या नहीं है। तो आप इमोशन पकड़िए, लाइनें ऊपर नीचे होती चलती है, पूरा विश्वास रखिए, नर्वस मत होइए, आराम से आइए, बैठिए, पानी पीजिए और ये सोच के ऑडिशन कीजिए कि भैया ये रोल तो मेरा ही है, ये रोल कहीं नहीं जाएगा। देखिए आप ऑडिशन को ज़रूर क्रैक करेंगे। वो ऑडिशन, वो रोल आप ही की झोली में आके गिरेगा। और कई बार लोग बोलते हैं कि यार हमें तो छोटा सा ही रोल था, एक छोटे से रोल में क्या फ़र्क हुआ, हम इसमें अंदर तो कोई देखेगा भी नहीं। ऐसा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। आप एक सीन से भी अपना इंप्रेशन छोड़ सकते हो, ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि सीरियल्स में शायद इतना उसका इम्पैक्ट ना आए, लेकिन फिल्मों में अगर आपको एक सीन भी मिलता है, आप उसके अंदर भी ऐसा कुछ करके निकल सकते हैं जहाँ पे लोग आपको बोले अरे यार वो सीन में वो कौन था लड़का या वो कौन लड़की थी, उसने क्या कमाल किया यार, एक सीन था लेकिन बहुत उसमें सेम वही चीज़ें। आप ऑनेस्टी रखिए। आप उसको करते वक्त ये मत सोचिए कि यार मेरा एक सीन है, ये सामने तो बड़ा हीरो है, बड़ी हीरोइन है, मुझे कौन नहीं। आपको भी लोग देखने आए हैं, जो टिकट के पैसे आपने दिए हैं उसमें कुछ हिस्सा आपको देखने का भी था। उसके प्रति आप ऑनेस्ट रहिए और पूरी ऑनेस्टी के साथ आप उसको परफॉर्म कीजिए। जो उस सीन का इमोशन है वो आप प्रॉपर डिलीवर कीजिए। उसका फायदा आपको इमीडिएटली नहीं होगा, ये नहीं होगा कि अरे हाँ अगली फिल्म में मतलब आपको 50 फिल्म मिल गई, लेकिन वही प्रोडक्शन हाउस, वही फिल्म मेकर आपको याद रखेगा। और ऐसे बहुत से फिल्म मेकर्स हैं और कास्टिंग वाले जो देख रहे हैं कि यार एक सीन करके गया, आज आपको एक सीन के लिए बुलाएंगे, लेकिन अगर आपने उस एक सीन में प्रूव कर दिया कि आप हैं वो जिन्हें और बड़े काम करने चाहिए, तो यही लोग आपको बड़ा काम भी देंगे। तो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता और आप एक सीन से भी ऐसा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं बहुत आसानी से। कुछ एक ऐसा आप उसमें करके एक ऐसी हरकत या इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन या अपने जो उसके अंदर जो उसका जो इमोशन इतने सही तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं कि डायरेक्टर को लगेगा नहीं यार ये एक्टर बहुत कमाल का है, इसको अगली फिल्म में या अगली बार इसको बड़ा रोल देंगे। और हर एक की, बहुत से लोगों की शुरुआत छोटे छोटे रोल से होती है, एक एक सीन से करते हैं, दो दो सीन से करते हैं। आप सब लोगों को पता ही होगा, चाहे इरफान सर हो, नवाज सर हो, पंकज त्रिपाठी जी हो, ये सब लोग एक एक दो दो सीन, सॉरी एक एक दो दो सीन के से इन्होंने अपना करियर शुरू किया था। लेकिन आज देखिए, आज हम इनकी मिसालें देते हैं, हम इन्हें कॉपी करते हैं, आज हमारे लिए ये बहुत बड़े एक्टर हैं। ये उस वक्त भी बड़े एक्टर थे। आपको अगर आज कोई नहीं जानता है, फेस वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्टर नहीं हैं, आप एक्टर आज भी हो। बस ज़रूरत है आपके चेहरे को, आपके हुनर को लोगों तक पहुंचाने की, जो आपको एक काम दिलाएगा। तो जिस दिन लोग आपको पहचानने लगे तो आप फिर वो एक्टर बन जाएंगे जिसे लोग भी पहचानते हैं। आज अगर आपको लोग नहीं पहचानते तो उसका मतलब ये नहीं कि आप एक्टर नहीं हैं, आप आज भी एक्टर ही हो। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि आज शायद आपको बहुत ज़्यादा लोग नहीं पहचानते, लेकिन वो वक्त ज़रूर आएगा जब आपको भी बहुत से लोग पहचानेंगे। तो छोटा काम बड़ा काम ऐसा कुछ नहीं होता है, काम काम होता है। आप पूरी ऑनेस्टी के साथ उसे कीजिए
अलग अलग रोल्स के अंदर अलग अलग बॉडी लैंग्वेज होती है, शायद स्पीच अलग होता है, आपको दिखना अलग पड़ता है। तो इसमें अगर आपको कास्ट किया गया है तो सबसे पहले तो ये रखिए कि आपकी जो बोली है, आपका जो स्पीच है, वो कहीं ना कहीं कैरेक्टर से मैच कर रहा है, इसीलिए आपको डायरेक्टर ने इस रोल के लिए लिया है। अपीयरेंस के ऊपर तो आपके साथ कॉस्ट्यूम लोग होते हैं जो आपको काम करते हैं, वो आपको सिर्फ ऐड करेगा और कन्विंसिंग दिखने के लिए उस कैरेक्टर के लिए, उसकी आपको बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। बाकी आपका अपीयरेंस क्या होगा, आपका लुक क्या होगा, इन सब चीज़ों के लिए एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो आपको गाइड करेंगे, आपके डायरेक्टर हैं, कॉस्ट्यूम के डिपार्टमेंट वाले होते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इम्प्रोवाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन। आप सब लोगों ने, अगर आप एक्टिंग के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको पता ही होगा ये सब्जेक्ट क्या होता है। तो आप ये क्लासेस के अलावा भी आप अपने रोज़ की ज़िंदगी में भी इस चीज़ को, इस बटन को ऑन करके रख सकते हैं। मतलब आप जब कभी भी किसी पब्लिक जगह पे जाते हो या आपके घर में अगर कोई मेहमान भी आता है तो, लेकिन ये काम थोड़ा चालाकी से करना होता है। कई बार ये थोड़ा बैकफायर भी कर देता है कि अगर आप सपोज एक मॉल में गए हो या आप किसी दुकान में गए हो तो वहाँ पे और 4-5-6 लोग आए हैं, तो कई बार बहुत टिपिकल से लोग होते हैं, कोई कोई बूढ़े बाबा आ गए, कोई बूढ़ी महिला आ गई, या कोई बहुत ही फुकरा किस्म का लौंडा आ गया, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला। तो आप उनको ध्यान से देख के ऑब्जर्व कीजिए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। वो बार बार अपने बालों को हाथ लगा रहा है या सब कोई तकिया कलाप होगा, क्या अबे भिड़ू। तो आप इन लोगों को ऑब्जर्व करें, इन चीज़ों को समझिए कि यार लोग ऐसी छोटी छोटी हरकतें करते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। और या पब्लिक में कीजिए, लेकिन थोड़ी चालाकी से कीजिए, लोगों को ये ना लगे कि ये तो मेरे को देख क्यों ना, मेरे को घूर क्यों रहा है। इंटेलिजेंटली आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जब कभी भी आपको मौका मिला ऐसे कोई रोल का, आपको कोई आया, आप इन चीज़ों को उसके अंदर यूज़ कर सकते हो, इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो आपके पास ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ऐड ऑन करने का हथियार होता है जब आप इस चीज़ को यूज़ करते हो। अच्छा, ये भी हमें कहा गया कि डबिंग में एक्टर्स का क्या स्कोप है या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। बहुत स्कोप होता है। डबिंग आज अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी एक करियर बना हुआ है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ डबिंग करते हैं वो, और उन्होंने अपना जीवन संपन्न कर लिया, उनको बहुत अच्छी लिविंग चल रही है, उन्होंने घर, गाड़ी, घोड़ा, मकान सब कुछ खरीद लिया। अभी भैया ये मुझे बताइए हाथ उठा के, किस किसने RRR देखी है, किस किसने ये देखी है, पुष्पा देखी है, और किसने अभी KGF देखी है। मेरे ख्याल से सभी ने देखी है। जिसने नहीं भी देखी उन्हें पता ही होगा कि कितनी बड़ी हिट्स रही हैं। अब ये सारी फिल्में जो हैं ये हिंदी लैंग्वेज की नहीं है, ये सारी जो हैं ये साउथ लैंग्वेज की है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर डबिंग की गई है, डबिंग आर्टिस्ट ने इसमें काम किया है, तो ये आज इतनी पॉपुलर, इतनी चर्चित हो गई कि आज हम लोग भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डबिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, डबिंग के अंदर बहुत बड़ा करियर है। एक अलग से पैरेलल ये इंडस्ट्री चलती है जहाँ पे जो डबिंग आर्टिस्ट है वो सिर्फ डबिंग करते हैं और बहुत बिजी रहते हैं। माइंड यू, मेरे कुछ दोस्त हैं जो डबिंग आर्टिस्ट है, उन लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, सुबह शाम डबिंग ही करते रहते हैं। वो लोग पैसे ही छाप रहे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो डबिंग अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत स्कोप है उसके अंदर काम करने का, और एक अलग फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ काम है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग काम है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत काम है उसके अंदर भी। कंसिस्टेंसी इन एक्टिंग करियर की, क्या आप एक्टिंग को अपना करियर क्यों नहीं बना सकते? भैया मैं बनाया हुआ हूँ इतने सालों से, मेरे घर में दाल रोटी चावल गाड़ी घोड़ा मकान मैंने सब एक्टिंग से खरीदा, तो आप क्यों नहीं खरीद सकते? हाँ यार, जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो? किसी के लिए मुश्किल काम नहीं है। ज़रूरी सिर्फ ये है मेरे दोस्तों कि आपको अपनी मेहनत हमेशा करते रहनी है। देयर विल बी बैड डेज, बुरे दिन भी आएंगे, आपको लगेगा यार कुछ हो नहीं रहा है, इतने टाइम से लगा हुआ हूँ। बस इसी चीज़ को फाइट करना है, इसी चीज़ से आपको लड़ना है। आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी है, और कभी अपने अंदर जो विश्वास है, जो आपकी ताकत है, उसे टूटने नहीं देना है। आपको कभी भी अपने अंदर का जो विश्वास है उसे टूटने नहीं देना है। उस पर आप अपने आप पे हमेशा विश्वास रखिए, और सबसे ज़्यादा ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, अपने टैलेंट पे विश्वास रखिए। देर होती है, कभी कभी वक्त लगता है कि यार काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे दिन आते हैं। और ये अगर आपकी ज़िंदगी में आज आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि यार ये हमारी ज़िंदगी में भी आया है, बड़े बड़े बुरे दिन थे, कभी कभी हमें सिर्फ मसाला मिल्क पी के सोना पड़ा, पर वो सारे दिन होते हैं। कई बार वो सब निकल जाते हैं। उसका वो एक आपको और बेहतर इंसान बनाने में और बेहतर एक्टर बनाने में ही मदद करेगा। तो और ज़रूरी नहीं है कि ये दिन आपके लिए आएगा, क्या पता आप काम लेने के लिए, काम ढूंढने के लिए जैसे शुरू करोगे, ऑडिशन देना शुरू करोगे, आपको शुरू में ही काम मिल जाए।
लेकिन ये है कि आप इस प्रोफेशन को, एक्टिंग को एक फुल फ्लेजेड लॉन्ग करियर बना सकते हैं आराम से 30। और ये तो एक ऐसा करियर है जिसमें आपको कोई रिटायर भी नहीं करेगा, कि ऐसा तो हुआ नहीं कि यार 50-55 साल के हो गए कि अब भैया हो गया आपकी उम्र, अब आप छोड़ के चले जाइए। आप अगर 70-75 साल के, 80 साल के भी हो जाएं, और अगर आप हेल्दी हैं, अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है, आप डायलॉग याद कर सकते हैं, आप तब भी जाके एक्टिंग करेंगे। क्योंकि हर फिल्म के अंदर आप देखिए, सीरियल में देखिए, तो बुजुर्ग लोगों की भी ज़रूरत होती है भैया, हर कोई हीरो हीरोइन थोड़ी ना होता है, चाचा मामा नाना दादा सब लोग होते हैं। तो आप तो अगर आप आज लीड कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम पे आप थोड़े सीनियर रोल्स कर सकते हैं। तो काम बहुत है और बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। थोड़ा सा ये आपसे समय मांगती है कभी कभी, ये कभी कभी आपसे 2 महीना मांगेगी, कभी 20 महीना मांगेगी, कभी 2 साल मांग लेगी, कभी थोड़ा ज़्यादा मांग लेगी, लेकिन हिम्मत हारने का नहीं है। यहाँ पे पूरी निष्ठा के साथ कोशिश करना है, अपने आप पे विश्वास रखना है, ऊपर वाले पे विश्वास रखना है, और पूरी ऑनेस्टी के साथ जाके अपने ऑडिशंस देने हैं, अपने आप पे ध्यान रखना है, अपने आप को एज एन एक्टर ग्रो करते रहना है। जो आप रियाज करें, या आप मिरर के सामने रियाज करें, या आप डायलॉग पढ़ते रहें, या नाटक की किताबें पढ़ते रहें, या आप किसी भी तरह की नॉवेल्स पढ़िए और अपनी नॉलेज को आप बढ़ाते रहिए, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल करियर साबित हो सकता है आपके लिए भी। दिन आते हैं, बुरे दिन होते हैं, ऐसा लगता है यार चाहे 6 महीने से लगा हूँ, बापू पीछे पड़ा हुआ है, काम तो हो नहीं रहा, कहाँ एक्टर बन रहा है, कुछ तो किया नहीं है। वो सब कुछ भी आता है, टेंशन लेना नहीं है, ये सारा टाइम भी निकल जाता है। तो आई थिंक अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर शुरू कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक एक्टर को सेट पर जाकर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सेट पे जाके तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखें नारायण, कि आप वहां पे शूटिंग करने गए हो, आपको किसी ने पैसे दिया है कि आप यहां पर आके उस रोल के लिए आपको बुलाया गया है, उसके लिए आपको पैसे दिए गए। तो सेट पे जाके पहले मस्ती तो करनी नहीं होती। सबसे पहले जाके सेट पे उस दिन का जो आपके डायलॉग्स हैं उसको आप पढ़िए, उसको याद कीजिए, और हमेशा अपने कान खुले रखिए कि डायरेक्टर आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल से डायरेक्टर सेट के ऊपर आपकी हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अगर आप डायलॉग भूल रहे हो बार बार, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आपको वहां बुलाया ही है एक्टिंग करने के लिए, आपको पैसे दिए गए हैं कि आप डायलॉग याद करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान आप ये दीजिए कि आपको जो स्क्रिप्ट दी गई है, या आपको जब डायरेक्टर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि नारायण ये डायलॉग के बाद तुम राइट से लेफ्ट चल कर आना और टेबल के पास खड़े हो जाना, फिर जब तुम्हारा ये डायलॉग होगा उसके बाद आके तुम यहाँ पे आके कुल्हाड़ी उठानी है, तो वो तुम्हें 1 बार बताएगा, 2 बार बताएगा। अब तुम बार बार ये भूलोगे ना, तो वो फिर आप पे भड़क जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आप जो सेट पे गए हो, तो अपने डायलॉग्स अपने याद कर लीजिए। देखो आपका मेकअप वेकअप, आपको कॉस्ट्यूम तो दे देगा, उसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है इस चीज़ के ऊपर कि आप जिस काम के लिए वहाँ पे गए हो उसको पूरी निष्ठा से करें। आपका काम क्या है, वहाँ आप गए हो तो आपको डायलॉग्स याद करने हैं, ठीक है। फिर जब डायरेक्टर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि पूरे यूनिट को एक साथ को आपको अकेले बुला के तो नहीं देगा, तो जब वो आपको आके बुलाएगा और बताएगा कि इस सीन के अंदर ये करना है, वैसा करना है, तो आप उस पर ध्यान से सुनिए। और अगर आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, कैन यू एक बार वापस से एक्सप्लेन कर दोगे? वो कर देगा। और रिहर्सल होती है शॉट लेने से पहले कि भैया एक बार एक रिहर्सल करते हैं सीन की, बाद में शूटिंग करेंगे। आप रिहर्सल में भी पूरी बताइए कि मैं ये करने वाला हूँ। तो सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे दीजिए कि आप अपने डायलॉग्स याद कीजिए, और डायरेक्टर जो भी आपको डायरेक्ट कर रहा है, जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उस पर ध्यान दीजिए, बाकी कोई टेंशन नहीं है। सर ये क्वेश्चन था कि बहुत लोग है ना निगेटिविटी फैलाते हैं, बोलते रहते हैं कि अभी तो 24 इयर्स हो गया, अभी कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। बोमन ईरानी का नाम सुना है ना आपने? बोमन ईरानी ने अपनी एक्टिंग की करियर की शुरुआत ही कब की थी आपको पता है? जब वो 48 इयर्स के थे। उससे पहले वो फोटोग्राफर थे, उससे पहले बेकरी में काम, उनकी बेकरी थी, बेकरी के अंदर वो बिस्किट विक्स बनाते थे। एज की क्या जरूरत होती है? अगर आप 24 के हो गए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको 24 ईयर वाले रोल नहीं मिलेंगे, लेकिन 28-30 ईयर वाले रोल तो मिलेंगे ना। हाँ, तो जरूरी थोड़ी ना, मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं होता है, हीरो हीरोइन के अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं फिल्मों के अंदर, सीरियलों के अंदर, जो उतने ही अहम होते हैं, जो उतने ही जरूरी होते हैं, और वो रोल्स भी किसी बड़े हीरो हीरोइन से कम नहीं होते। उन्हें भी बहुत पैसा मिलता है, वो भी बहुत पॉपुलर होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा करियर होता है, बल्कि हीरो हीरोइन से बड़ा करियर जो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं उनका होता है। तो ये जो आपको जो नेगेटिविटी जो आपको इसी तरह की डाल रहे हैं कि 23-24 साल के हो, तो 23-24 साल तो बिल्कुल सही उम्र है यहाँ पे आने की।
उससे पहले तो समझ भी नहीं होती। अब तो आप समझदार हो गई हैं, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, आपको पता है आपको क्या रोल करने हैं क्या नहीं करने। तो यही टाइम है आने का, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए आप, उनको समझाइए उल्टा कि बहुत काम है इस उम्र में भी। सर मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, जैसे कि आपने एक पाकिस्तानी ऑफिसर का कैरेक्टर निभाया था, बड़ा खूंखार वो कैरेक्टर था। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि जब भी आप कोई नेगेटिव कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन करते हैं जी, तो आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हैं कि आप उसमें पूरी तरह ढलते हैं? क्योंकि एक खूंखार ऑफिसर है तो मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी होंगी जो एक आम इंसान में नहीं होगी। तो क्या आप वो जानने के लिए क्या आप वो चीजें भी अपने अंदर अपनाते हैं या फिर आप अपनी डेली लाइफ में उसे करते हैं एज अ निगेटिव कैरेक्टर निभाने के लिए? नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको पता है अमरीश पुरी बहुत बड़े विलन थे, और अमजद खान जो गब्बर सिंह है हमारा, उससे बड़ा तो विलन कोई हुआ ही नहीं। और ये बहुत ही, सब लोग बहुत ही स्वीट इंसान थे, दोनों के दोनों बहुत सॉफ्ट तरीके से बात करने वाले थे। ये तो एक एक्टर हैं, आप वो भूमिका निभा रहे हैं। आप जो फिल्म की बात कर रहे हैं वो सरबजीत के अंदर शायद मैं एक पाकिस्तानी जेलर का मैंने रोल किया था। और होता यह है कि जब आप एक फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर को देखते हैं ना, तो वो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में उसकी इमेज पहले ही ऐसी बना देते हैं कि जब आप उसको देखते हो तो आपको लगता है हाँ यार ये खूंखार ही होगा। पहले से बोल दिया कि शाकाल जो है ना वो इतने लोगों को मारता है, वो इतना डेंजरस है, उसकी इतनी बड़ी आर्मी है, और वो तो लोगों को शार्क के आगे फेंक देता है। गब्बर सिंह तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। तो जैसे ही आप शाकाल या गब्बर सिंह को देखते हो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी ये चला था कि अरे यार ये तो बहुत डेंजरस है ऐसा। तो आपको ऐसा कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने की तो मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आप बहुत ओवर प्रिपेयर होगे तो आप फिर झूठे लगोगे। एंड ऑफ द डे अगर इस तरह के कोई लोग होंगे भी दुनिया में, तो वो तो इंसान तो वो भी हैं, वो भी आपकी और मेरी तरह ही सोचते और देखते होंगे, बात करते होंगे। तो मैंने इस तरह की कोई प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं की थी। और अगर आप मेरा लुक भी देखें तो मैं ऐसा कुछ खूंखार दिख भी नहीं रहा था। बस ये था कि हाँ वो उसके ऊपर थोड़ा अत्याचार करता होता था। अब वो जब हम डायलॉग बोलते हैं और जब हम सीन करते हैं उसके अंदर वो चीज़ें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाती है। तो उस पर्टिकुलर सीन के लिए तो मुझे ऐसा कुछ बहुत भयंकर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत तो पड़ी नहीं थी। लेकिन अगर कोई ऐसा किरदार आएगा जहाँ पे कुछ उसके मैनरिज्म भी वैसे हो जो बड़े थोड़े डेडली से हो, तो शायद उसके लिए कर ले। इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ा था। सर मेरा क्वेश्चन ये था, किसी कास्टिंग डायरेक्टर को प्रोफाइल सेंड करते हैं, वो प्रोफाइल देख के और जब पिक्चर सेंड करते हैं तो ये कहते हैं कि ये पिक्चर नहीं चलेगा। ये क्या है, कैसा उसको पिक्चर मतलब चाहिए? रूपम कुमारी जी, अगर आप, मुझे नहीं पता कि आपके पिक्चर्स कैसे हैं जो आपने फोलियो किराया है, लेकिन अमूमन एक सर्टेन क्वालिटी के पिक्चर्स होते हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास होते हैं। तो मैं काफ़ी लोगों से कहता हूं, मुझे लोग पूछते हैं कि सर हम जब यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं ये उनसे कहता हूं कि आप जब मुंबई आ रहे हैं काम करने के लिए तो अपने आप को प्रिपेयर करके आइए। किन चीज़ों से प्रिपेयर करिए? आप देखिए, जब आप यहाँ पे काम करने आ रहे हैं तो बाकी लोग जो आप जैसा काम, आप जो इस तरह का काम करने आ रही हैं, तो आप उस तरह का जो काम ऑलरेडी बॉम्बे में कर रही हैं लड़कियां या महिलाएं, आप उनके फोटोग्राफ्स देखिए वो किस लेवल के हैं। तो आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ पिक्चर्स तो मेंटेन करना पड़ेगा। आप बहुत कैजुअल पिक्चर्स नहीं भेज सकती कि भाई को बोला मोबाइल से खींच दे और ये कर ले। एक पोर्टफोलियो भी जो होता है ना, वो पोर्टफोलियो का भी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट होता है। उसके अंदर एक लाइटिंग सही होनी चाहिए, उसके अंदर मेकअप सही होना चाहिए, उसके अंदर अगर आपने अलग अलग वेशभूषा पहनी है, चाहे आप सलवार कमीज में हैं, साड़ी में हैं, सूट में हैं, शर्ट पैंट में हैं, कोट में हैं, स्कर्ट ब्लाउज में हैं, तो उसके हिसाब से आपका फिर मेकअप और आपके बाल भी बनने चाहिए। तो एक सर्टेन स्टैंडर्ड और एक क्वालिटी आपके पिक्चर्स में होनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही पिक्चर्स हर जगह पे हर लड़कियां जो है आपके साथ जो कॉम्पीट कर रही है वो भेज रही है। तो अगर आपकी पिक्चर्स वैसे नहीं होंगे तो कास्टिंग डायरेक्टर्स आपसे यही कहेगा कि आपकी पिक्चर्स अच्छे नहीं हैं। और पिक्चर्स अच्छे होने का मतलब ये नहीं है कि आप बुरे एक्टर हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप यहां पर आ रही हैं तो पूरी तैयारी कर कर आइए। मेक श्योर आप ये देखिए कि आपके पास पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा है। आप एक अच्छे फोटोग्राफर से पोर्टफोलियो करवाइए, फिर देखिए आपको कोई आपको कास्टिंग डायरेक्टर ये नहीं कहेगा कि आपके फोटोग्राफ्स अच्छे नहीं हैं। मुझे अभी नहीं पता कि आपके फोटोग्राफ्स कैसे हैं और आपके फोटोग्राफ्स किसने खींचा है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेरा क्वेश्चन सर ये था कि एक एक्टर को मूड कैसे बनाना चाहिए, जैसे कि वो घर से आया है सैड मूड में और वहाँ रोल करना है हंसी मजाक का, कॉमेडी, तो सर उसके लिए उसे कैसा मतलब कैसे मूड बनाना चाहिए?
यार वही तो एक्टर है जो मूड बना के बात कर लें। सुबह बापू ने डंडे लगा दिए कि दूध लेकर आया नहीं, बीवी ने ताना मार दिया, बच्चों ने फीस मांग ली, मूड खराब है, सेट पे चले गए, रोमांटिक सीन करना है, हीरोइन के बालों के साथ खेल के रोमांटिक डायलॉग बोलना है, यही तो एक्टर का काम होता है। तो खैर इसमें मूड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब घर में अगर मूड खराब है, डांट वाट पड़ी है, सेट पे आओगे, हीरोइन को देखोगे तो मूड वैसे ही ठीक हो जाएगा। है ना सुमित, तो अपने आप रोमांटिक रोल भी बाहर आ जाएगा। और होता क्या है, जब मैं वही बोल रहा था रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में, जब आप एक सेट के ऊपर आते हो, आपने कॉस्ट्यूम अपना पहन लिया, आपका मेकअप हो गया और आप सेट पे आए, लाइट्स हैं, लोग खड़े हैं, आपके को एक्टर साथ में हैं, तो आपका मूड ऑटोमेटिकली बदल ही जाएगा। और फिर आपको लाइनें दी गई हैं, आपको ये बोलना है, तो जब आप एक रोमांटिक लाइनें आपको दी जाती है तो वो अंदर से ही आपके अंदर एक मन मुस्कुराने लगेगा, जो आपके चेहरे पे दिखने लगेगा। और चाहे कितना भी सड़ा मूड हो सुमित भाई, काम तो करना पड़ता है। हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि यार दिन अच्छा नहीं शुरू हुआ, कुछ काम हो गया या कुछ भसड़ हो गई, झगड़ा हो गया, कुछ कर लिया, गाड़ी ठोक दी आते आते, कुछ हो गया, गाली गलौच हो गई, पुलिस कंप्लेंट हो गई, सेट पे जा रहे हैं, वहाँ पे बड़ा एक अच्छा वार्म रोमांटिक सा सीन करना है, तो आपको वो सब कुछ भुलाना पड़ेगा। एक एक्टर वही है जो फट करके स्विच ऑन हो जाए और स्विच ऑफ भी हो जाए। कट हो गया तो फिर आप उस मूड में चले जाइए, लेकिन जैसे ही एक्शन होगा आपको सब कुछ भुला के अपने किरदार के अंदर सोचना पड़ेगा। उस वक्त आप सुमित कुमार नहीं है, उस वक्त आप शायद वो आलोक हो, या आप वो अशोक हो, या आप वो राजीव हो जो आप कैरेक्टर कर रहे हो। और यही एक्टर की खूबियत और ख़ासियत होती है। और इसमें आपको सारी मदद करती हैं चीज़ें जब आप सेट के ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है भैया। सर मेरा क्वेश्चन ये है जी कि अगर एक अपकमिंग एक्टर है जी तो उसको फ्री में काम करना चाहिए? ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर तो जो आपको फ्री में काम करने के लिए बोल रहा है वो आपका दोस्त है, रिलेटिव है, बहुत जान पहचान का है, उसने आप पे कई बार कुछ फेवर किए हैं पहले, आपको लगता है कि मुझे ये कर्ज तो उतारना चाहिए, तो एक बार तो बनता है, तो आप कर दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे कि मैंने फ्री में काम किया, मैंने बहुत बार काम किया है फ्री में, मुझे लगा कि इसको ज़रूरत है यार, मैं अगर कर लूँगा तो इसका कुछ भला हो जाएगा, या इसके ऊपर मेरे एहसान है पहले के, मुझे एक बार चुकाना चाहिए, कर देता हूँ मैं। हाँ, लेकिन जिस किसी को मैं जानता नहीं, जिससे मेरे कोई ताल्लुकात नहीं, कोई संबंध नहीं, और वो पहली बात तो आके बोलता नहीं फ्री में काम करने के लिए, लेकिन अगर आके बोला भी कि सर कम पैसों में कर लूँ, क्यों पैसों में, घोड़ा घास से धूसी कर लेगा तो खाएगा क्या भाई। और हर अच्छी चीज़ के कुछ ना कुछ मोल होता है, हर अच्छी चीज़ का। आप अपना टैलेंट दे रहे हो, उसको बोलो फ्री में मत कर। फ्री में चीज़ों की ना कदर नहीं होती दोस्त, फ्री में जो चीज़ आती है ना उसकी कदर नहीं होती है ना। हमें आज़ादी हम लोग को तो फ्री में मिल गई, हम लोग कदर नहीं करते अपने देश की। हमें बहुत संभल के, तो फ्री में आई हुई चीज़ों को ना लोग ध्यान नहीं देते, तो पैसा बोलना भैया कम दे लेकिन दे, ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे कि अगर हमें पर्टिकुलर डायलॉग मिलता है, उसमें मिक्स्ड इमोशन होते हैं, मतलब सैड भी इमोशन हो सकते हैं, उसमें हंसी मजाक का भी हो सकता है, तो हम 2-3 इमोशन एक साथ लेकर कैसे उस पर्टिकुलर डायलॉग को परफॉर्म करें? अब ये कैसे कर सकते हैं, ये तो मैं आपको, मतलब इसका कोई रूल बुक नहीं होता है कि आप ये सीख लें 2 का पहाड़ा तो आपको ये आ जाएगा, या आपने कोई मैथ्स का फॉर्मूला सीख लिया तो ये आ जाएगा। एक इंग्लिश में कहावत है ऋतु जी की, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब अगर आप कोशिश करती रहेंगी, अगर आप रियाज करती रहेंगी तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगी। तो इसका तरीका यही है, अगर आपको इस तरह का कभी कोई सीन मिलता है तो आप सेट पे जाने से पहले 10 बार इसको घर पे करिए, सेट पे जाती हैं रिहर्सल में करिए, तो आप देखिए जब आप इसको 15वीं बार कर रही होंगी तो आप पहले से बेहतर कर रही होंगी जब पहली बार किया होगा। तो इसमें रियाज ही एक ऐसी चीज़ है, प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जो आपको हेल्प करेगी। और आप देखते हैं काफ़ी सारे एक्टर्स जो इस तरह के सीन्स बहुत बढ़िया करते हैं। 1-2 बार मुझे भी ऐसा करना पड़ा जहाँ, तो क्योंकि हम अब ये इतनी बार कर चुके हैं, हमें बहुत जल्दी हम स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं आपको देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर,
जब इंसान में झिझक होती है ना, तो वो 10 लोगों के सामने इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाता। जब इंसान नज़र से नज़र मिला के बात करता है ना, तो वो उसको लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और वो उसको मालूम है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। कि अभी मैं रो रहा था, रोते रोते मैंने हंस दिया, हंसते हंसते मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया, फिर मैं रो गया। तो जब आप करती रहेंगी इस तरह की चीज़ें, कॉन्फिडेंटली करेंगी, तो आप बहुत इजीली परफॉर्म कर जाएंगी। हाँ, आप पहले ही दिन स्कूल में आई हैं, आप फर्स्ट में हैं और मैंने आपको 10th का सम दे दिया तो आप नहीं कर पाएंगी। मतलब आप पहली बार अगर आप शूटिंग पे जा रही हैं और पहले ही सीन मैंने आपको ऐसा दे दिया, तो ये जाहिर सी बात है आप नहीं कर पाएंगी। आप ही क्या, शायद मैं भी नहीं कर पाता। लेकिन आज जब धीरे धीरे काम करती रहेंगी, रियाज करेंगी, अपने आप पे काम करेंगी, तब आपको ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं इसको कैसे करूं। आप रोने वाली सीन में इमोशन से रोएंगी, फिर आपको पता है रोते रोते आप कहीं देख के हंसना भी शुरू कर देंगी। हंसते हंसते पीछे आपको गुस्सा भी आ जाएगा बहुत ज़्यादा, फिर आप उदास भी हो जाएंगी कि हाँ ऐसा तो हुआ था, और फिर आप वापस हंसने लग जाएंगी। तो ये रियाज करते करते, काम करते करते, प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें आ जाती है। सर जैसे कोई नेगेटिव कैरेक्टर आपने जिया, उसकी कुछ चीजें आपके अंदर आ जाती हैं, तो वो कैसे निकाली जाए सर? उस चीज को कैसे खत्म किया जाए? नहीं, मुझे लगता है कि जब आप फिल्म या सीरियल आप कुछ करते हो, तो ये आपके अंदर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, आप अगर थिएटर कर रहे हैं तो क्योंकि थिएटर में आप कंटिन्यूसली 2.5-3 घंटे तक या 1.5 घंटे तक आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो और आप उसको रोज़ दिन में 3 या 4 बार आप उसको रिहर्सल करते हो। लेकिन फिल्मों में क्योंकि आप एक जो कैरेक्टर, नेगेटिव कैरेक्टर आप जो देख रहे हो कि जो बहुत खूंखार सा कैरेक्टर है पूरी फिल्म के अंदर, वो आपने उसको पूरी फिल्म में देखा कि 1.5-2 घंटे की फिल्म में वो था, लेकिन वो शूटिंग तो कम से कम 8 महीने 6 महीने में हुई है। तो वो तो एक शॉट होता है, कट होता है, दूसरा शॉट होता है, कट होता है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ऐसा अपने सीन में अटक गया कि भैया वो घर जाके भी अपनी बीवी और माँ को थप्पड़ ही मार रहा था क्योंकि वो फिल्म में नेगेटिव रोल कर रहा था। तो मेरे अपने 20 साल के करियर में मैंने तो ऐसा सुना नहीं, ना मेरे साथ कभी ऐसा हुआ। मैंने भी 1-2 बार इस तरह के रोल किए। अच्छा, ये आप नेगेटिव की बात कर रहे हो। अगर मैं रोमांटिक रोल्स, मैंने शुरू के 10-15 साल मैं रोमांटिक हीरो रहा टेलीविजन पे। हीना और कबूल है और जुस्तजू, परछाइयाँ, पतझड़, आराधना और बड़े सारे मैंने शोज़ किए जहाँ मैं रोमांटिक हीरो था। तब तो मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कि मैं 24 घंटे रोमांस ही कर रहा था, जिसको देख के पकड़ के मैं रोमांटिक बातें कर रहा था। तो जब रोमांस करने में या कॉमेडी करने में ऐसा नहीं होता, तो नेगेटिव करने में ऐसा क्यों होगा भैया? ये तो आप एक छोटे छोटे सीन्स करते हो, आपको पता है ये मतलब एक सीन है, एक शॉट है, खत्म होता है, कट होता है, दूसरा शॉट लगता है। अगर आप एक बहुत बड़ा सीन भी देख रहे हैं कि जो समझो एक 8 या 10 मिनट का सीन है जिसमें बहुत उसने नेगेटिव मतलब मार धाड़ करी और मारा मारी करी, तो वो एक दिन में थोड़ी ना शूट होता है। उसको शूट करने में कम से कम 8-9 दिन लगते हैं। आप छोटा छोटा पोर्शन शूट करते हैं। आपने शूट करी, आप जिनके साथ शूट करते हैं फिर उनके साथ आप खाना खा रहे होते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, फिर अगला शॉट लगता है, फिर वहाँ जाके आप उसकी कॉलर पकड़ के उसको घूंसा मार रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं, फिर कट होता है, फिर आप बैठ के चाय पी रहे होते हैं उसी के साथ। तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप अटक ही गए उसी रोल में, ऐसा नहीं होता। वरना तो मोगैम्बो और शाकाल और गब्बर सिंह तो कभी दूसरे रोल कर ही नहीं पाते जिंदगी में। मुझे ये पूछना था, लास्ट वीक ना मैंने यूट्यूब पे हिना खान, अक्षरा का रोल जिन्होंने किया था, ये रिश्ता क्या कहलाता है में, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, तो थोड़ा-सा वो देख के डर लग गया मुझे। सो उन्होंने कहा जैसे अगर हम एक्टिंग सीरियल्स में जब काम करते हैं और जब वो सीरियल्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री उनको एक्सेप्ट नहीं करती, जो सीरियल्स के एक्टर्स होते हैं। तो उन्होंने मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री को ट्रोल किया ये बात कह के, और इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के मुँह से ये बात सुनना थोड़ा अजीब लगा। तो बस वही दिमाग में चल रहा था, वो पूछना था मुझे आपसे। मिनाज, ये तो पर्सनल बात हुई ना। अगर आपका पड़ोसी आपसे अच्छे से बात नहीं करता तो वो आपसे अच्छे से बात नहीं करता, मेरे से तो अच्छे से बात करता है। तो ये बहुत पर्सनल उनका एक्सपीरियंस है जिसमें तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि टेलीविज़न वालों को फिल्मों में नहीं लेते हैं। अब इसका जवाब वही दे सकती है। मैंने तो, मुझे नहीं पता, आपने मुझे शायद देखा है, सीरियलों में नहीं देखा है, लेकिन मैंने हिंदुस्तान के कुछ सबसे बड़े बड़े शोज़ किए हैं जो फ्लैगशिप शोज़ रहे हैं और कल्ट शोज़ हैं, और आज भी उन शोज़ का रेफरेंस देते हैं। मैं उन शोज़ में हीरो रहा हूँ और इतना काम, मैं 20 साल हो गए मुझे टेलीविज़न करते करते, मैं आज भी शोज़ कर रहा हूँ। मेरा लास्ट शो मैंने नेगेटिव किया था, विद्या, जो कलर्स पे था।
लॉकडाउन से पहले वो ख़त्म हुआ। लेकिन 20 साल टेलीविज़न, मोर देन 40 शोज़ करने के बाद, मोर देन 40 शोज़ एज लीड हीरो करने के बाद मेरी फिल्म लास्ट ईयर रिलीज़ हुई है, साइलेंस कैन यू हियर इट, Z5 पर है, जिसमें मैं, मिस्टर मनोज बाजपेयी, प्राची देसाई और साहिल वैद, हम 4 पुलिस ऑफिसर हैं और हम एक मर्डर मिस्ट्री मर्डर को सॉल्व करते हैं। तो मैं तो ये बोल ही नहीं सकता कि यार टेलीविज़न वाले हैं तो हमें फिल्मों में लिया नहीं। भैया मुझे तो इतना टीवी करने के बाद, मैंने हिना खान से 4 गुना ज़्यादा शोज़ किए हैं, मुझे उसके बाद भी तो फिल्म में काम मिला है। तो मैं तो ये बोल नहीं सकता, आई एम सॉरी, मुझे तो ये बोलने का हक भी नहीं है। मैंने तो अभी फिल्म करी है, अब मैं साइलेंस 2 भी शूट करने जा रहा हूँ। तो आई थिंक इसके ऊपर तो वही टिप्पणी दे सकती है, मुझे तो आई कांट कमेंट ऑन दिस। सेट पे जाकर गर्ल्स अपने आप को कंफर्ट फील कैसे करें? कभी-कभी ये होता है कि कुछ बातों को लेके हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं वहाँ पे। सबसे पहले तो जिसने आपको कंफर्टेबल फील नहीं कराया है उसको बोलो भाग यहां से। पहली बात तो वो इंसान इतना इंपॉर्टेंट ही क्यों आपके लिए कि आप उसके बोलने पे आप डिस्कंफर्ट हो गई हैं। एक बात को ध्यान रखिए कि 5 उंगलियां जो है वो एक जैसी नहीं होती, तो हर इंसान जो है वो एक जैसा आपको मिलेगा नहीं। कोई इंसान जो आपकी तारीफ कर रहा है तो कोई इंसान ये भी मिलेगा जो आपको आपकी बुराई करेगा। कोई इंसान आपको ऐसा भी मिलेगा जो आपको बिल्कुल ही घटिया समझेगा। कोई इंसान आपको आपका कॉन्फिडेंस तोड़ेगा तो कोई इंसान आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाएगा। अब ये तो आपको अपने दिमाग में रखना है कि क्या चीज़ आपको घर लेके जानी है। इस तरह के जो नेगेटिव तत्व होते हैं ना, उनको तो फौरन कैंची चला के अपनी ज़िंदगी से बाहर करो। अगर आप इन चीज़ों का असर अपने दिमाग पे लेने लगेंगे तो फिर आप काम कैसे करेंगे? इन चीज़ों का बहुत, और ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये मेरे लिए बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये जब होता है किसी के साथ तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बिल्कुल नेचुरल है आपके साथ जो हुआ, इसमें बिल्कुल ताज्जुब होने वाली बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं अरे हटा सावन की घटा, उसने बोला ना, चाह भाड़ में जा, मेरे को क्या लेने देना, इतना लाइटली ले लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे आप हैं जो उसको बहुत ज़्यादा अपने दिल से लगा रही है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा इसको दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपको बहुत आगे भी लोग मिलेंगे जो आपकी अच्छाइयाँ छोड़ के आपको आपकी बुराइयाँ गिनाएंगे, आपका मोरल डाउन करेंगे। इन लोगों पे ध्यान नहीं देना है। आप उन 4 लोगों के लिए काम करने आइए या अपने पूरे परिवार और अपने पूरी दुनिया जहान में अपना नाम कमाने आइए? पहले ये बताइए कि वो 4 लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तू कौन है भाई, भाग, चाहिए नहीं तू नहीं, कोई और काम देगा। तो ऐसे लोगों को हटाइए, और जो लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो लोग आपकी अच्छाइयों को समझते हैं, जो लोग आपको इनकरेज करते हैं, उन लोगों के साथ टाइम बिताइए। उन लोगों की राय को आप राय मान के चलिए। ऐसे नेगेटिव तत्व वालों को जिंदगी से दूर रखिए। हमेशा खुश रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे आप, ठीक है? मतलब हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर उसके बाद मतलब जब सीरियल में मतलब जैसे करने जाएंगे ऑडिशन वगैरह में, जी जी जी, तो जैसे वैसे तो मतलब हो सकता है कि कोई ऑडिशन सही हो जाए तो मिल जाए, नहीं मिलेगा तो मतलब कि मतलब हम लोग को फिर और भी मतलब प्रैक्टिस करते ही रहना चाहिए फिर और देते ही रहना चाहिए ऑडिशन ना। देखिए रौनक जी, ऐसा है कि मुझे आज इतने साल हो गए काम करते करते, और इतने सारे मैंने शोज़ किए हैं, आपने कुछ देखे भी होंगे। मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं आज भी रियाज करता हूँ, मैं आज भी सीन्स पढ़ता हूँ, उनको और बेहतर क्या करूँ। चाहे वही लाइनें मैंने आज से पहले 50 बार क्यों नहीं बोली हो, लेकिन मैं फिर भी आज जब भी उनको वापस बोलना पड़ता है तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कुछ नया, इसके अंदर उसमें मूड या इमोशन नया क्या रखूँ। तो ये तो आपको कोशिश और रियाज तो हमेशा करते रहना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपका किसी ऑडिशन में रौनक जी नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरी अदाकारा हैं। इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर रोल के लिए आपकी हाइट, बॉडी, शक्ल, एज, उम्र, कॉम्प्लेक्शन वो सूट नहीं कर रहा था। और अगर सूट कर भी रहा था तो जो बाकी के लोग उस रोल में आपके साथ थे, कैसे होती कास्टिंग पता है? जैसे अगर एक फैमिली की कास्टिंग करनी है और फॉर एग्जांपल आपको बुलाया गया है कि आप किसी की बहन बनेंगी, तो जो उसके अंदर जो आपका भाई है, जो आपकी मम्मी है, जो डैडी है और जो आपकी छोटी बहन है, उनकी कास्टिंग कर ली गई है। अब उसके साथ में आपका फोटो लगा के देखते हैं, अब पता चला वो सब हैं जो थोड़ा सा रंग सांवला है। आप अगर गोरी हैं तो फिर वो आपकी भाई बहन कैसे लगेंगे? या वो लोग सब बहुत हेल्दी हैं, आप पतली है, तो वो एक फैमिली लगनी चाहिए सब,
जब एक फोटोग्राफ खींचे तो लगे कि हाँ भैया एक ही परिवार के सब लग रहे हैं, सब खाते पीते घर के हैं, या सब दुबले पतले हैं, या सब लंबे हैं, या सब छोटे हैं नाटे हैं, या सब गोरे हैं, या सब सांवले हैं, इस तरह के होते हैं, है ना। तो ये भी वजह होती है कई बार कि कास्टिंग नहीं हो पाती है, हमारी भी नहीं होती है। इसका मतलब हम बुरे एक्टर हो गए, इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है। इसका मतलब ये होता है कि उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में हम पूरी तरह फिट नहीं थे, ठीक है ना। सर मैं जब भी ऑडिशन देता हूँ तो फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। फेस पे एक्सप्रेशन नहीं आते? नहीं सर। तो लाओ, कहां छुपा के रखे हैं सारे एक्सप्रेशन? कब के लिए छोड़ रखा है? अभी लाओ, जब जिस दिन ऑडिशन होता है। यहीं पे तो तीर मारना होता है, यहीं पे तो आपको बताना होगा वहां पे कास्टिंग डायरेक्टर को कि भैया हमारे पास भी वो सारी चीजें हैं जो तुम खोज रहे हो। अब तुम मुझे बताओगे नहीं तो फिर मैं तुम्हें लूंगा क्यों? कब बताओगे? जब तुमको माधुरी दीक्षित या कियारा आडवाणी के सामने खड़ा कर देंगे तभी बताओगे क्या? ऑडिशन में भी तो बताओ भैया, है ना। तो ऑडिशन में ये दिखाना बहुत जरूरी है। क्यों नहीं आते बताइए? अच्छा, जब अकेले में करते तब एक्सप्रेशन सारे आ जाते हैं, तब भी नहीं आते? अरे तो भैया तुम नर्वसा जाते हो फिर। भैया नीतीश अकेले में आते हैं सारे एक्सप्रेशन? नो सर। नहीं आते हैं? एक्सरसाइज करता हूँ सर। नो। अच्छा, तो क्यों नहीं आते हैं? आप फिर रियाज कीजिए, आप मेहनत कीजिए। आप ऐसा कीजिए, आप कौन से शहर में रहते हैं? रांची सर। रांची में? वहां पे कोई थिएटर ग्रुप है? सर पता तो नहीं किया है, होगा। हाँ, कोई थिएटर ग्रुप वहां पे देखिए जो नाटक करते हो, इस तरह की कोई नाट्य मंडली हो या कोई ऐसे एक्टिंग की टीचर हो, आप उन्हें ज्वाइन करिए। पहले आप उनसे सीखिए कि सर ये एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे, आप पे मेहनत करेंगे। तो अगर आप मुझे ये पूछो कि मैं ऑडिशन देता हूं तो मेरे भाव नहीं आते चेहरे पर, तो फिर तो मैं आपको क्यों लूंगा? फिर तो मैं आपको आपकी जगह उसको लूंगा ना जिसके चेहरे पे भाव आ रहे हैं। तो पहले आप ये जो कला है इसके बारे में जानिए, समझिए, सीखिए तो सही, है ना। इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है, आप रांची में ढूंढिए अगर कोई वहाँ पे थिएटर ग्रुप हो या कोई ऐसे टीचर हो जो एक्टिंग सिखा रहे हो, उनको ज्वाइन करिए, उनको बोलिए मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, 4-6 महीने उनके पास सीखिए। आप सीरियल फिल्में देखते हैं तो उसके कोई सीन्स आपको अच्छे लगते हैं, आप आईने के सामने उन्हें करने की कोशिश कीजिए। तो ये आप पहले एक्सरसाइज कीजिए। क्या उम्र है आपकी अभी? हाँ, क्या उम्र है? हाँ, 16 ईयर। अरे तो अभी तो आपने लाइफ में कुछ अनुभव भी नहीं किया नीतीश। अभी लाइफ में थोड़ा एक्सपीरियंस लोगे तब तो आएगा एक्सप्रेशन, है। ऐसा करो, पहले ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, एक्सप्रेशन उसके बाद अपने आप आएंगे। 4 बार गाड़ी ठोकेगे तो, जब गुस्सा करोगे, गाली खाओगे या गाली पड़ेगी तो अपने आप आएंगे। तो जिंदगी के तजुर्बे के साथ भी काफ़ी सारे एक्सप्रेशन आते हैं। तो डोंट वरी, आ जाएगा। बस अगर आप करना चाह रहे हो तो थोड़ा बहुत यंग हो, अच्छी बात है, थिएटर ग्रुप ज्वाइन करो। किसी वहाँ पे कोई होंगे जो थिएटर चलाते हैं, उनसे संपर्क करो, या कोई एक्टिंग की क्लासेस कहीं पे लेता होगा, उनसे संपर्क करो, उनसे मिलो, सीखो, सब कुछ आ जाएगा। बहुत टाइम है। मैं ये भी कहना चाहूँगा सर कि जॉइन फिल्म्स का आप जैसे सब कलाकारों को लाता है, उसके लिए जॉइन फिल्म्स का भी बहुत धन्यवाद। और इतने मतलब आप लोग पॉजिटिवली ये सब बताते हैं बातें, तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री जो मानते हैं हम इतना वो बुरा नहीं है। आप जैसे लोग हैं और यहाँ काम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन था, वो भी बताइएगा बात। एक एक्टर का मतलब डेली रूटीन कैसा होना चाहिए ताकि उसकी एक्टिंग में मतलब इम्प्रूवमेंट होता रहे? ऐसा है कि ये यस जॉइन फिल्म्स का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हम एक्टर्स को आप सब लोगों तक पहुंचा रहा है। टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि कोई रांची, कोई बिहार, कोई झारखंड, कोई भोपाल, कोई यहाँ वहाँ बैठा हुआ और हम सब एक साथ बात कर पा रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ, जो भी थोड़ी बहुत मेरे पास नॉलेज है वो आपको मैं आपके साथ बांट सकता हूँ। और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। रामायण और महाभारत में भी बुरे थे, श्री राम के घर में भी लोग बुरे थे, उनकी सौतेली माँ बहुत बुरी थी। तो बुरे लोग जब तक दुनिया है रहेंगे, लेकिन हमें बुरी चीज़ों से नहीं, हमें अच्छी चीज़ों से आकर्षित होना है और अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करके उन्हें अपने अंदर इम्बाइब करना है, उसे अपने अंदर लेना है। हमें अच्छाई ढूंढनी है और अच्छाई को हम अपने अंदर लेना है। बुराई रहेगी, जब तक दुनिया है तब तक बुराई भी रहेगी।
अब आप कह रहे हैं कि एक एक्टर की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, राइट, क्या करना चाहिए उसको। तो या तो अगर आप सिर्फ एक्टर हैं तो आपको तो ये फिक्र होनी चाहिए कि आप रोज एक्टिंग करने जाएं और पर डे कमाएं। दिनचर्या का फिक्र नहीं होनी चाहिए, एक्टर को रोज काम पे जाना चाहिए। लेकिन किसी दिन अगर आपका काम नहीं है, अगर आपका ऑफ चल रहा है तो रिलैक्स करें। लेकिन अगर आप बोले नॉर्मल मेरा रूटीन क्या होता है, मैं फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, कुछ अच्छा पढ़ लेता हूँ, और जहाँ मौका मिलता है अपने फैन से जुड़ जाता हूँ, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लेकिन एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहे रोज़, एक कोई नॉवेल, कोई आत्मकथा, कोई किसी भी तरह के सब्जेक्ट के ऊपर इस तरह का कुछ ना कुछ पढ़े, ताकि उसके ज्ञान में, उसके नॉलेज में इजाफा होते रहे, और अपने टैलेंट को और अपने हुनर को और तराशता रहे, उसको और अच्छा बनाता रहे। प्ले देखने चले गया, थिएटर देखने चले गया, अच्छी फिल्म देख ली। नॉर्मल एक्टर कोई अलग नहीं होते, सब आप और हमारे, सब हम एक जैसे ही होते हैं। और दैट्स इट। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा क्या करें क्या ना करें। सर मेरा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि सर जैसे हम जो इंसान होते हैं, तो जब हमें वैसा कैरेक्टर मिलता है तो हमारे एक्सप्रेशन तो उस तरह बहुत अच्छे आ जाते हैं, बट सर जब हमें डायरेक्टली अपोजिट कैरेक्टर मिल जाता है तो वो एक्सप्रेशन उतने अच्छे से आते नहीं उतना जल्दी। सर उन पे कैसे काम करें? ये अच्छा क्वेश्चन है। जो आपके कंफर्ट जोन का काम है वो तो आपने बहुत आसानी से कर लिया, कि अगर आप बहुत बोलचाल करने वाले इंसान हो व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी, और अगर वैसा ही किरदार मिल गया तो वो बहुत आसान हो गया। लेकिन अगर कम बोलने वाला, तो फिर एक्टिंग तो वही हुई ना, पहले वाले में तो आपने बहुत सेल थ्रू कर दिया। तो मेरे ख्याल से वही होता है, जब आपके पास डायलॉग होते हैं, एक पूरा कैरेक्टराइजेशन आपको समझाया जाता है, आपकी रिहर्सल होती है, और मेरे ख्याल से करना भी वही चाहिए जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर का काम हो। जैसे लोग मुझे जो पर्सनल ज़िंदगी में जानते हैं, मैं पर्सनल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जोक्स करता हूँ, बहुत ज़्यादा मजाक करता हूँ, मेरा ह्यूमर भी बहुत डार्क है। लेकिन जो मैं रोल्स, मैंने शुरू के 10-15 साल तो सिर्फ रोमांटिक रोल्स ही करे, उसके बाद मैंने कुछ नेगेटिव करना शुरू किया। अब नेगेटिव भी कर लेता हूँ, पॉजिटिव भी कर लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी कर लेता हूँ। तो वो एक बार आप जब प्रूव कर देते हो तो आप कर सकते हो। लेकिन आप जैसे नहीं हो और आपको उसके विपरीत अगर कोई कैरेक्टर मिले तो एक्सप्रेशंस कैसे लाए, तो वहीं पे तो एक्टिंग करने की ज़रूरत है भैया। परफॉर्मेंस तो वहीं पे करना पड़ेगा, और आपके पास हेल्प करने के लिए आपके पास डायलॉग है। कई बार होता क्या है, लोगों को लगता है यार मैं कैसे एक्सप्रेशन लाऊं। जब आपके पास जो डायलॉग्स है ना, ये सबसे बड़ा हथियार है। जब आप वो डायलॉग बोलोगे तो आपके हाव भाव की, अगर आपको ये बोलना है कि मुझे बहुत दर्द हुआ यार, तो आप दर्द पे ना, वो दर्द को दर्द की तरह बोलोगे ना, तो एक्सप्रेशन अपने आप आएगा। इसलिए हमेशा बोलते हैं चार्ली चैपलिन से बड़ा एक्टर कोई नहीं था, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं होते थे अदाकारी करने के लिए। वो विदाउट डायलॉग की एक्टिंग करता था, इसलिए चार्ली चैपलिन को सबसे महान एक्टर माना जाता है। क्योंकि जब आपके पास अल्फाज आ जाए, शब्द आ जाए, तब तो एक्टिंग करना बहुत आसान है। लेकिन गूंगी की एक्टिंग करना, जब आपके पास डायलॉग नहीं, एक्सप्रेशन देना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक आपके पास डायलॉग्स होते हैं हेल्प करने की, एक्सप्रेशन लाने के लिए, रिहर्सल्स होती हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में लोग होते हैं, कैरेक्टराइजेशन सेट किया जाता है, तो इतना मुश्किल नहीं होगा। आप, मेरे ख्याल से आपने ऐसा किया है या आपको लग रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप करोगे तो उतना मुश्किल नहीं होगा जितना आपको लग रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। प्यार बनाए रखिए, और आपको इंशाल्लाह फिर कभी मिला जाएगा। थैंक यू, सी यू, हैव अ ग्रेट इवनिंग।